नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, दिल्ली कूच के लिए भाकियू एकता उग्राहा ने शुरू की तैयारियां, मोर्चा मजबूत करने का आह्वान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि योगी की बात पर बोले राकेश टिकैत, 22 तारीख को आ रहे हैं लखनऊ, करे स्वागत का इंतजाम। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका ने बताया किन महिलाओं को मिलेगी टिकट में प्राथमिकता, खुद लेंगी इंटरव्यू। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दिल्ली कूच के लिए भाकियू एकता उग्राहा ने शुरू की तैयारियां, मोर्चा मजबूत करने का आह्वान। जी हाँ दोस्तों, 3 कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को 26 नवंबर को 1 साल हो जाएंगे। आंदोलन की सालगिरह पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बॉर्डरों पर किसानों को दोबारा से पहले वाली भीड़ जुटाने का आह्वान किया जा रहा है। 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र टीकरी बॉर्डर से 500 किसानों का जत्था हर रोज दिल्ली कूच करेगा। इसके लिए भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। उग्राहा ग्रुप टीकरी बॉर्डर की बड़ी जत्थेबंदियों में गिनती होती है। उनकी ओर से टीकरी बॉर्डर से अलग बाईपास के साथ लगती ऑटो मार्केट में शुरू से ही सभा चलाई जा रही है। ऐसे में दिल्ली कूच व आंदोलन की सालगिरह की उग्राहा ग्रुप ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाकियू एकता उग्राहा के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा और राज्य सचिव शिंगारा सिंह मान ने संयुक्त किसान मोर्चा के निर्णय के तहत किसानों से आह्वान किया है कि वे 26 नवंबर को बड़ी संख्या में टीकरी बॉर्डर पहुंचे। इसके लिए पंजाब से किसानों को बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की गई है। साथ ही अपने ग्रुप के किसान नेताओं से यह भी आह्वान किया है कि वे पंजाब में भी जिला स्तर भी बड़ी सभाओं का आयोजन करें। जोगिंदर सिंह उग्राहा ने बताया कि 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसदीय सत्र के दौरान टीकरी बॉर्डर से हर रोज 500 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर कूच करेगा। ऐसे में मोर्चे को मजबूती देने के लिए किसानों का एकजुट होना और बॉर्डरों पर चल रहे धरने में बड़ी संख्या में पहुंचना बहुत जरूरी है, ताकि सरकार को यह एहसास कराया जा सके कि आंदोलन कहीं से भी अभी कमजोर नहीं हुआ है। जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा कि 3 कृषि कानून रद्द होने व MSP की गारंटी का कानून बनने तक आंदोलन मजबूती के साथ चलता रहेगा, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। योगी की बात पर बोले राकेश टिकैत, 22 तारीख को आ रहे हैं लखनऊ, करे स्वागत का इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, 3 कृषि कानूनों को लेकर करीब 1 साल से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने अब लखनऊ पर चढ़ाई करने का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वे 22 नवंबर को लखनऊ आ रहे हैं, सरकार उनका स्वागत करने का इंतजाम करे। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आंदोलनकारी नेताओं को लखनऊ और दिल्ली का फर्क समझना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है और लखनऊ राज्य की राजधानी है, यह महसूस करना होगा। किसान यहाँ आएगा तो उसका स्वागत होगा, कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो उस तरीके से भी उसका स्वागत होगा। 2 दिन पहले 9 नवंबर को राकेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा था कि ऐतिहासिक होगी लखनऊ में आयोजित 22 नवंबर की किसान महापंचायत। SKM की यह महापंचायत किसान विरोधी सरकार और तीनों काले कानूनों के विरोध में ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अब पूर्वांचल में भी और तेज होगा अन्नदाता का आंदोलन। आज तक चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे राजनीति से दूर रहते हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी है, वे केवल अपनी बात सरकार को बताना चाहते हैं। किसानों के आपसी फूट पर उन्होंने कहा कि यह किसान है, इसका टेम्परेचर काफी हाई होता है, 200 डिग्री टेम्परेचर है, यह आपसी कुनबा है, यह चलता रहता है। टिकैत के विरोध में भाजपा की ओर से भी बीजेपी किसान मोर्चा 16 से 30 नवंबर के बीच पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी ट्रैक्टर रैलियां निकालने जा रहा है। इसकी शुरुआत पूर्वांचल के मऊ से होगी। इसमें किसानों के लिए सरकार के कामों को गिनाया जाएगा। इनके ऐलान के बाद टिकैत ने कहा कि ये भी ट्रैक्टर पर अनाज लाद ले और अपनी पार्टी का झंडा लगा ले और चलकर उसे मंडी में बेचे। ध्यान रखें कि ट्रैक्टर 10 साल पुराना न हो, नया ट्रैक्टर लेकर चले। इधर 26 नवंबर को किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर आंदोलनकारी नेता शक्ति प्रदर्शन करेंगे। 29 नवंबर से संसद के सत्र के दौरान हर दिन ट्रैक्टर मार्च निकालने का काम शुरू होगा। बहरहाल यूपी के चुनाव से पहले राजनीति और गरमाने वाली है। किसान अपना आंदोलन दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट करके भाजपा को रोकने की कोशिश करेंगे, तो वहीं विपक्ष किसानों के मुद्दे को उठाकर अपने को किसान हितैषी बताकर वोट पाने की रणनीति बनाएंगे। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच टकराव के साथ अगले कुछ महीनों में आंदोलन की स्थिति और तेज होगी। जनता की नजर में सरकार और किसान आंदोलन करने वाले नेता अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका ने बताया किन महिलाओं को मिलेगी टिकट में प्राथमिकता, खुद लेंगी इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही है। इसी के मद्देनजर अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा का नया बयान सामने आया है। उन्होंने ऐसी महिलाओं को टिकट में प्राथमिकता देने की बात कही जो सामाजिक रूप से संघर्ष कर रही हैं और जो समाज में किसी न किसी प्रकार से उपेक्षा का शिकार है।
प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं, पुलिस प्रताड़ना से पीड़ित महिलाओं और यौन शोषण का शिकार हुई महिलाओं को चुनावी टिकट में प्राथमिकता देगी। बता दें, हाल ही में कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट में भागीदारी की बात कही है और जल्द ही इसकी एक लिस्ट भी जारी होने वाली है। कांग्रेस इसमें महिलाओं के लिए आए आवेदनों में से उन महिलाओं को प्राथमिकता देगी जो महिलाएं समाज से उपेक्षित हैं, सामाजिक सेवा में काफी समय से काम कर रही हैं या किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित की जा रही हैं। इसके लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वारा पहले उस महिला से मिलकर उसका इंटरव्यू लेंगी, फिर टिकट फाइनल करेंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी के मुताबिक कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वारा महिलाओं के प्रति काफी संवेदनशील हैं, जिसके चलते वो महिलाओं को 40% टिकट में भागीदारी दे रही हैं। अंशु अवस्थी ने बताया कि इसके साथ ही कांग्रेस उन महिलाओं पर भी फोकस कर रही है जिनको अन्य दलों में सम्मान नहीं मिला है, यानी कि कोई भी ऐसी महिला जो अन्य दलों में प्रभारी पद पर कई समय से रही हो और बावजूद उसके उसे वो सम्मान न मिला हो जो उसे मिलना चाहिए। बता दें, उत्तर प्रदेश की पहले नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा समय में चौथे नंबर की पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी अपना मुकाबला सीधे बीजेपी से मान रही है, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। वहीं कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और महज 114 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में बीजेपी के खाते में 3/4 सीटें आई थी। इसके विपरीत 114 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस महज 7 सीटों पर सिमट गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 49 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। इस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी जीती हुई और दूसरे नंबर वाली सीटों पर उम्मीद लगाए बैठी है। उसी को लेकर रणनीति भी तैयार की जा रही है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि फिर 403 विधानसभा सीट वाले यूपी में इतने मजबूत उम्मीदवार कहां से लाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस हिरासत में युवक की मौत मामले में चौतरफा घिरी योगी सरकार, प्रियंका, राहुल और अखिलेश ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कासगंज में 21 वर्षीय अल्ताफ अहमद की पुलिस हिरासत में मौत मामले ने पूरी तरह सियासी रंग अख्तियार कर लिया है। पुलिस हिरासत में युवक की मौत मामले पर तमाम विपक्षी दल योगी सरकार को घेर रहे हैं। कांग्रेस से लेकर सपा, बसपा तक सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि पहले मृतक के पिता ने पुलिस पर सीधे उनके बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया। हालांकि 24 घंटे के अंदर ही उनकी जुबान बदल गई और अब वो खुद को पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट बता रहे हैं। इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। कासगंज एसपी का कहना है कि अल्ताफ ने पुलिस लॉकअप के टॉयलेट में फांसी लगाकर जान दी है। यूपी में कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने कासगंज में पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि कासगंज में अल्ताफ, आगरा में अरुण वाल्मीकि, सुल्तानपुर में राजेश कोरी की पुलिस कस्टडी में मौत जैसी घटनाओं से साफ है कि रक्षक भक्षक बन चुके हैं। ऊपर पुलिस हिरासत में मौत के मामले में देश में सबसे ऊपर है। भाजपा राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है, यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। वहीं पहले कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी आज कासगंज जा सकती हैं, लेकिन खबर है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कासगंज नहीं जाएंगी। उनका आज लखनऊ आने का प्लान भी कैंसिल हो गया है। वहीं कासगंज में सलमान खुर्शीद आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए योगी सरकार पर तंज कसते हुए सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से जवाब मांगा है कि क्या उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार नाम की कोई चीज बची है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कश्यप समाज को साधने के लिए अखिलेश यादव का मुजफ्फरनगर में सम्मेलन, क्या इससे मिलेगी सपा को मजबूती। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में है। ऐसे में सभी दलों के साथ समाजवादी पार्टी भी यूपी की सत्ता पाने की कोशिश कर रही है। पूर्वांचल दौरे के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव वेस्ट यूपी पर फोकस कर रहे हैं ताकि यहां पर अपनी पकड़ बना पाएं। ऐसे में अखिलेश मुजफ्फरनगर के बुधाना में कश्यप सम्मेलन करने जा रहे हैं। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि सपा में आए दिग्गज जाट नेता हरेंद्र मलिक के घर भी अखिलेश यादव जाएंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव में ओबीसी वोट कितना महत्व रखता है यह शायद बताने की भी जरूरत नहीं। ऐसे में सभी दलों की नजर ओबीसी वोट बैंक पर ही है। इन्हें साधने के लिए पार्टियां कई तरह के जतन कर रही हैं। इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव कश्यप समाज को टारगेट कर उन्हें अपने पाले में लेने के प्रयास में हैं। सपा के राज्यसभा सांसद विशंभर प्रसाद निषाद ने कहा है कि कश्यप सम्मेलन के जरिए मुजफ्फरनगर की जनता यह बता रही है कि कश्यप, निषाद और अन्य जाति के लोग सपा का साथ दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार के चुनाव में पूरे प्रदेश में खूब साइकिल चलने वाली है। निषाद कहते हैं कि किसानों के मुद्दे और महंगाई पर वो जनता से संवाद करेंगे और अखिलेश यादव जनता को अपने साथ जोड़ेंगे। इस बार बदलाव जरूर होगा। गौरतलब है कि बीते 30 अक्टूबर को लखनऊ में भाजपा ने निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद और कश्यप समाज के लिए सम्मेलन किया था। अब सपा भी वेस्ट यूपी में कश्यपों को साधने की कोशिश कर रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में इसी महीने होगा मंत्रिमंडल विस्तार, राहुल गांधी के घर बैठक में फॉर्मूले पर चर्चा। जी हां दोस्तों,
पंजाब में सियासी तकरार को लेकर कड़ा रुख अख्तियार करने के बाद कांग्रेस आलाकमान अब राजस्थान के रंग को सुझाने के लिए एक्टिव नजर आ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नई दिल्ली पहुंचे हैं। बुधवार की शाम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर राजस्थान को लेकर बैठक भी हुई, जिसमें अशोक गहलोत भी मौजूद थे। राहुल गांधी के आवास पर हुई बैठक में राजस्थान में लंबे समय से चल रहे सियासी टकराव को खत्म कराने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक पदों पर नियुक्तियों के साथ ही संगठन में भी बदलाव पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अभी से ही रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। राहुल गांधी के आवास पर हुई बैठक में 2 फॉर्मूले पर चर्चा हुई, जिसमें सभी खेमों को एडजस्ट करने के विकल्पों पर बात हुई। सूत्रों के मुताबिक जिन 2 फॉर्मूले पर चर्चा हुई, उनमें से एक फॉर्मूले के तहत अभी केवल मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए और रिक्त पदों को भरा जाए। दूसरा फॉर्मूला ये है कि कई मंत्रियों के इस्तीफे लिए जाएं और करीब 15 नए मंत्री बनाए जाएं। इसमें सबको एडजस्ट किया जाए। सूत्रों की माने तो दोनों फॉर्मूले राहुल गांधी से साझा किए जाएंगे और उनकी सहमति मिलने के बाद सीएम अशोक गहलोत की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात होगी। सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात के दौरान उस पर अंतिम मुहर लगेगी। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद इस महीने ही नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक राजनीतिक नियुक्तियों में कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलेगी। किसी भी विधायक को राजनीतिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि राहुल गांधी के आवास पर हुई बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। इससे पहले सुबह सचिन पायलट ने भी दिल्ली पहुंचकर केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी। राफेल डील 65 करोड़ कमीशन पर बवाल, कांग्रेस ने पूछा जेपीसी जांच से क्यों भाग रही सरकार। जी हां दोस्तों, फ्रेंच मीडिया में राफेल डील के लिए कमीशन देने के खुलासे के बाद सियासत तेज हो गई है। मंगलवार को बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ये कमीशन यूपीए सरकार में दिया गया था। इसके साथ ही बीजेपी ने ये भी कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम आई नीड कमीशन होना चाहिए। पलटवार करते हुए कांग्रेस ने सवाल किया कि फ्रेंच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीबीआई और ईडी के पास 2018 से इस बात की जानकारी थी कि दसों एविएशन ने बिचौलिए को कमीशन दिया है। उसके बाद भी मोदी सरकार ने जांच शुरू क्यों नहीं की और आरोपी को क्यों बचाया। कांग्रेस ने इस मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग दोहराई। मंगलवार को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो लगातार राफेल की खरीद को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ झूठ फैलाते रहे। पात्रा ने कहा कि फ्रेंच मीडिया ने दावा किया है कि ये कमीशन 2007 से 2012 के बीच दिया गया था, इसलिए राहुल को इस पर जवाब देना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि जब सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहो। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राफेल मामले में जेपीसी जांच ही इन सारे सवालों का जवाब होगा। उन्होंने कहा कि सरकार जांच से क्यों भाग रही है। ये पूरा साफ है कि अब इस मामले में जेपीसी जांच की जरूरत है, जिसकी मांग हम सरकार से कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रैक्टर से नफरत करने वाले अचानक प्यार क्यों करने लगे, राकेश टिकैत का बीजेपी पर तंज। जी हाँ दोस्तों, राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर पर झंडा लगाकर किसान को बहकाना चाहते हैं, लेकिन किसान बहकेगा नहीं। ट्रैक्टर पर किसान का कॉपीराइट है और अगर ट्रैक्टर अच्छी चीज है तो हमें 29 को दिल्ली जाने दो ट्रैक्टर पर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के बैनर तले किसान आंदोलन कर रहे हैं। 22 नवंबर को लखनऊ में किसानों की पंचायत होनी है। इस पंचायत से पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। चुनावी साल में बीजेपी की ट्रैक्टर रैली पर किसान नेता राकेश टिकैत ने तंज किया है। राकेश टिकैत ने बीजेपी की ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों को चेतावनी देते हुए कहा कि पहले ट्रैक्टर से नफरत करने वाले आज अचानक प्यार क्यों करने लगे। ट्रैक्टर से तो पहले बीजेपी को बहुत नफरत थी, अब अचानक ट्रैक्टरों से कैसे प्यार हो गया। ये सब जाली आदमी है, इनसे बचकर रहना। ये झूठा प्यार कर रहे हैं ट्रैक्टर से। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा। इन्हें मर्सिडीज छोड़कर ट्रैक्टर से आंदोलन करना पड़ रहा है। अचानक इनको मिट्टी से इतना प्यार कैसे हो गया। गांव के लोग चौकस रहें, ये ट्रैक्टर पर अपना झंडा लगाकर के प्रचार करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर पर झंडा लगाकर किसान को बहकाना चाहते हैं, लेकिन किसान बहकेगा नहीं। ट्रैक्टर पर किसान का कॉपीराइट है और अगर ट्रैक्टर अच्छी चीज है तो हमें 29 को दिल्ली जाने दो ट्रैक्टर पर। दिल्ली में ट्रैक्टर पर बैन और फिर कहते हैं कि हमें गाँव जाने दो ट्रैक्टर से। बीजेपी तो ट्रैक्टर से नफरत करती है और ये धोखा है कि वो ट्रैक्टर पर रैली करने की बात कह रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश बोले भाजपा ने किसानों को हर कदम पर दिया धोखा, पहले उपज का दाम नहीं मिला और अब खाद के लिए परेशान किसान। जी हाँ दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार किसानों के साथ हर कदम पर धोखा कर रही है। उपज का वाजिब मूल्य नहीं हो रही है तो बुआई के समय खाद तक का इंतजाम नहीं कर पा रही है। खाद के लिए किसानों को दिन भर लाइन में लगना पड़ रहा है। ललितपुर में खाद के इंतजार में किसान की मौत हो चुकी है।
इसके बाद भी भाजपा सरकार चुप है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितनी उर्वरक की जरूरत है उतनी आपूर्ति नहीं हो रही है। साधन सहकारी समितियों पर ताले पड़े हुए हैं। आरोप लगाया कि अफसरों और भाजपा नेताओं की मिलीभगत से खाद की कालाबाजारी शुरू हो गई है। झांसी से ललितपुर तक खाद के लिए किसानों को सुबह से शाम तक सड़क पर बिताना पड़ रहा है। ललितपुर में गुस्साए किसानों ने पुलिस पर हमला बोल दिया तो बाराबंकी में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। प्रयागराज में खाद के लिए किसानों ने रास्ता जाम कर दिया। भाजपा सरकार ने किसान को भगवान भरोसे छोड़ दिया है और खुद अमीरों को समृद्ध करने में लगी है। प्रदेश की जनता भाजपा की हर चाल को समझ रही है। ऐसे में अब वो भाजपा सरकार से मुक्ति चाहती है। वर्ष 2022 में प्रदेश में समाजवादी सरकार आएगी, तभी किसानों को न्याय मिलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा की बड़ी खबरें। सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे पद्मश्री पहलवान वीरेंद्र, कुंडली बॉर्डर पर पंजाब के एक और किसान की मौत। जी हां दोस्तों, हरियाणा के अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों व स्टाफ की कमी बताते हुए प्रदेश में राइट टू हेल्थ को लागू करने की मांग वाली याचिका पर हरियाणा सरकार ने जवाब दाखिल किया है, जिसमें बताया गया है कि इन पदों को भरने पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। हरियाणा सरकार के इस बयान पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। याचिका दाखिल करते हुए मोनिका सांगवान ने एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया था कि प्रदेश के अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में काफी पद खाली हैं। डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हुए हैं। याची ने कहा कि कोरोना ने स्वास्थ्य प्रणाली की कमजोर कड़ियों को उजागर किया है। स्वास्थ्य सुविधाएं नागरिकों का अधिकार हैं और इससे उन्हें वंचित नहीं रखा जा सकता। रिक्त पड़े पदों के कारण लोगों को सही प्रकार से सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अस्पतालों में अव्यवस्था का माहौल बनता है और इसका खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड चुनाव, दिसंबर तक होगा उम्मीदवारों का ऐलान। कांग्रेस ने बनाई ये रणनीति। जी हां दोस्तों, आने वाले साल 2022 में कई राज्यों में चुनाव हैं। उत्तराखंड में भी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस भी चुनावी रण में उतरने से पहले कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही है। कांग्रेस के उत्तराखंड के इंचार्ज देवेंद्र यादव ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया 1 साल पहले ही शुरू कर दी गई थी। उत्तराखंड का चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उम्मीदवारों के चयन के लिए एक खास प्रक्रिया को अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे टिकट समय रहते तय हो जाएं और हम अच्छे उम्मीदवारों को उतार सके। हमने अपने कई भावी उम्मीदवारों को पिछले 1 साल से लगातार टास्क दे रखे हैं, जिसके चलते हमने उनको अच्छे से ऑब्जर्व भी किया और उनकी परफॉर्मेंस को जांचा परखा। उन्होंने कहा कि इसलिए उम्मीदवार चुनने में हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। दिसंबर महीने के अंत तक हम बहुत से उम्मीदवारों के नाम घोषित कर देंगे। उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 40% टिकट महिलाओं को देने की घोषणा की है, वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस महिलाओं को टिकट देकर चुनावी रण में उतरने की तैयारी में है। उत्तराखंड में उम्मीदवारों के चुनाव के किए क्या मानदंड रहेगा, इसके बारे में देवेंद्र यादव ने बताया कि सबसे पहले तो उम्मीदवार जिताऊ होना चाहिए, उसने पार्टी के लिए मेहनत की हो। महिलाओं व युवाओं को इस समय प्राथमिकता दी जाएगी। बहुत से युवा साथी और महिलाएं उभर के सामने आए हैं। बूथ कमेटी को मजबूत करने के लिए भी कांग्रेस ने खास रणनीति बनाई है। देवेंद्र यादव ने कहा कि इस बार हमारा सबसे ज्यादा फोकस बूथ कमेटी को मजबूत करने पर रहा। हमने स्पेशल ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी जारी रखा है। 25 विधानसभा के लिए हम 8000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर चुके हैं और जो बाकी की 45 विधानसभा हैं, यहाँ भी हम अपने कार्यकर्ताओं को इसी महीने ट्रेनिंग देंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चौनी ने सीएम मनोहर के बयान पर उठाए सवाल। बोले, जब कार्रवाई नहीं होती तभी आंदोलन करते हैं किसान, यही बात समझे सरकार। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चौनी ने करनाल में हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार पर निशाना साधा। किसान नेता ने कहा कि प्रदेश की सरकार के पास अभी टाइम है, सरकार को समझ जाना चाहिए और किसानों की बात मान लेनी चाहिए। किसान लोकहित में लड़ रहे हैं। आंदोलन के दौरान 700 किसान बैठे बैठे शहीद हो गए। चौनी ने 2 दिन पहले करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के किसान आंदोलन को लेकर दिए बयान पर भी अपना पक्ष रखा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि किसान आंदोलन कुछ लोगों का आंदोलन है जो जिद के कारण ऐसा कर रहे हैं। इस पर सवाल उठाते हुए चौनी ने कहा कि किसान जिद पर अड़ा है। किसान जब कृषि कानूनों को नहीं चाहते तो सरकार क्यों थोप रही है? सरकार से रवैये से स्पष्ट है कि उसकी मंशा क्या है। इस अलावा भी चौनी ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, बंदोबस्त में लगी है 30% पुलिस, खुफिया सिग्नल पर बाहर निकल रहे नेताजी। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन 26 नवंबर को दूसरे साल में प्रवेश कर जाएगा। बुधवार को आंदोलन का 349वां दिन है। खासतौर से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान व दिल्ली में किसानों पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती करनी पड़ी है। स्थानीय पुलिस की नफरी का करीब 30% हिस्सा किसानों के बंदोबस्त में लगा है। कब, कहां पर भाजपा नेताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ जाए, पुलिस इसी ड्यूटी में लगी रहती है।
हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में खुफिया तंत्र का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही नेताजी बाहर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों तक को सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए खुफिया तंत्र की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता है। 29 नवंबर से दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने ऐलान किया है कि 29 नवंबर से संसद सत्र के अंत तक 500 चयनित किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रोजाना शांतिपूर्ण और पूरे अनुशासन के साथ संसद जाएंगे। इसके लिए दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात होंगे।